हेलो बेटा जी केमिस्ट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के नॉमेनक्लेचर देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं दैट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो मेनली क्या होने वाला है, इसका पहला एग्जांपल मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। सपोज अपने पास है K2PtCl4। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ देखिए कि ये क्या बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना, और ये क्या होगा बेटा पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा। K2 मतलब 2+ यहाँ पे, और इस पे अगर +2 चार्ज है तो इस भाई साहब पे कितना चार्ज होगा बेटा -2। ठीक है, इस पूरे पे कितना चार्ज होगा -2। सिंपल है। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ये है और नेगेटिवली चला पार्ट ये है। तो पहले किसका नॉमेनक्लेचर होगा, पहले इसका नॉमेनक्लेचर होगा फिर इसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो पहले हम कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिख देंगे सिंपली पोटाशियम। ठीक, पोटाशियम। उसके बाद फिर हमको उसका नाम नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके नोमेनक्लेचर में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर मेटल आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद इसका जो चार्ज है वो लिखा जाता है। तो देखो कौन सा लिगेंड है हमारे पास, क्लोरीन। तो क्या लिखूंगा बेटा, टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो कुछ भी लिख सकते हैं आप, टेट्रा क्लोरो। फिर देखो अब ये क्या है कि जो मेटल है हमारा प्लेटिनम, ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इसलिए इसका नाम हम प्लेटिनम नहीं लिख सकते, इसका नाम लिखेंगे हम प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे बेटा, प्लेटिनेट। और साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि क्या है बेटा 2 आएगा। देखो यहाँ पे -2 है, ये -1 होगा, इसमें +2 स्टेट आएगी इसकी। सिंपल, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, पोटाशियम टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। सिंपल है। चलिए अब ऐसे एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास है K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 है हमारे पास। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम फिर नेगेटिव पार्ट का नाम। तो पॉजिटिव में पहले आप पोटेशियम लिख दीजिए। अब देखिए ये जो आउटसाइड होता है ना हमारा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आउटसाइड स्फीयर, तो उसमें आपको डाइट्राइड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चार्ज के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाता है कि कितनी पॉजिटिवली आयन होंगे कितने नेगेटिवली आयन होंगे। ठीक है, तो पोटेशियम, फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा हेक्सा, क्योंकि 6 हैं, हेक्सा साइनो। और फेरस का हो जाएगा क्या बेटा, फेरेट। और स्टेट क्या आ जाएगी बेटा, हाँ वेरी गुड 2। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से रोमन लेटर में 2 हमारा। ठीक है, इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमने लिया Na, ब्रैकेट में है हमारा Ag, और यहाँ पे है Cn होल ट्वाइस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका लिखेंगे पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का नाम लिखेंगे पहले। तो हम लोग देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, सोडियम। फिर उसके बाद देखो बेटा क्या, 2 साइनाइड हैं, आयन है, तो लिखेंगे डाइसाइनो। ठीक है बेटा, डाइसाइनो। फिर Ag, ये किसका बेटा नेगेटिव हमारा, देखो नेगेटिव चार्ज हमारे स्फीयर के ऊपर, तो इसका नाम अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट। और उसके बाद इसका ऑक्सीजन स्टेट जो कि +1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें -1 है, -2 वहाँ पे क्या, -1 + 2 + 1। ठीक है, वैसे सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ PT इस तरीके से, सॉरी इसको कैंसिल करो। आपके पास है ब्रैकेट में PtNH3 होल 4 Cl2। ठीक है, अब इसका नाम लिखना तो बहुत आसान है बेटा आपके लिए। कैसे हैं देखो, ये क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं कुछ नहीं, ये हमारा कैसा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसी का नाम लिखना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ झंझट नहीं, सिर्फ इसका नाम लिखोगे। पहले अमाइन आएगा कि पहले क्लोरो आएगा, ऑब्वियस सी बात है पहले अमाइन आएगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसका नाम, देखो पहले टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्या बेटा डाई क्लोरो, टेट्रामाइन डाई क्लोरो। और क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे सिंपली, क्योंकि ये न्यूट्रल हमारा कॉम्प्लेक्स है। प्लैटिनम 2, उसके ऑक्सीजन स्टेट कितने आएगी बेटा प्लैटिनम की +2। तो इसका नाम हो गया ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है ये CONH3 होल थ्राइस Cl3। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए बेटा कि ये भी कैसे बेटा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा। तो क्या लिखेंगे इसमें नाम, पहले लिगेंड का नाम आता है फिर मेटल का नाम आता है। तो कैसे लिखेंगे हम, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो, कोबाल्टी लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसकी स्टेट लिख देंगे क्या बेटा, कोबाल्ट 3। ठीक है, सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें -1 चार्ज होता है। ठीक है, इतना याद रखना।
सपोज आपको मैं देता हूँ एग्जांपल, एक जूम आउट। सपोज मैंने एग्जांपल दिया है NiCO होल 4, ठीक है। NiCO होल 4 बहुत सिंपल है। देखिए कैसा नाम लिखोगे इसका, लिखोगे क्या, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, उसके बाद क्या बेटा, निकल, और इसकी स्टेट क्या है बेटा, 0 तो 0। सिंपल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सपोज आपको एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स देता है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए आप लोग, ठीक है। उसका नॉमेनक्लेचर बाद में समझेंगे, पहले आप समझो क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखिए ये जो है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और एक और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन आते नहीं है, बट इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको पता होना चाहिए। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होता है कि हमारे पास दो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। कैसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ इसका, तो इसका एग्जांपल देखिए बेटा इस तरीके से है, PtCl2NH3 होल 4, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और एक दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है PtCl4, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि आपको पता करना है कि यार ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हमारे पास दो दो सेंट्रल मेटल आयन हैं, ये प्लेटिनम है, यहाँ प्लेटिनम है, ये अलग भी हो सकते हैं हमारे पास। तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाले कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब आपको ये पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होंगी कि देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो PtCl4, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर जब Pt+2 स्टेट में होता है तब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि Pt+2 में जब होता है तब वो कोऑर्डिनेशन 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जब Pt+4 स्टेट में होता है तब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो आपने देखिए इस तरीके से आपको ऑक्सीजन स्टेट पता चल जाएंगी। वैसे एग्जाम में आता नहीं, बट स्टिल अगर आपको नाम लिखना है तो पहले आप इसका नाम लिख दो, फिर आप इसका नाम लिख दो, सिंपल है। इसके भी नाम में पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद मेटल, फिर उसका चार्ज, फिर इसमें भी पहले लिगेंड मेटल फिर उसका चार्ज। जैसे कि नाम आपको लिख के दिखाता हूँ इसका मैं, देखो क्या लिखेंगे हम पहले, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, Pt से क्या आएगा बेटा, प्लैटिनम। प्लैटिनम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है पूरा, प्लैटिनम 4, ठीक। उसी के बाद कंटिन्यूएशन वापस लिखेंगे इसका नाम दूसरे वाले का, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम 2, ये इसका नाम होगा। देखो आराम से इतना बड़ा नाम हो गया, इतना बड़ा नाम आता भी नहीं एग्जाम में, बट स्टिल अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। एक और होता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है बट स्टिल हमको पढ़ना है, दैट इज ब्रिजिंग, दैट इज ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास ब्रिजेस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो हमारा AlCl3 होता है, हमारे पास जो BH3 होता है, उसमें कैसे ब्रिज बॉन्ड होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होता है ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने बनाता हूँ एक हमारा, ये देखिए इसका एग्जांपल मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, NH3 होल 4 CO NH2 NO2 इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्या है कोबाल्ट, और यहाँ पे क्या है NH3 होल 4, और इस तरीके से इसमें पूरा ये है, और बाहर है हमारे पास NO3 होल 4, ठीक है। अब आपको पता करना है, देखो इसका नाम लिखना तो बहुत आसान होता है, बस आपको क्या फाइंड करना होता है कि जो हमारा ये जो मेटल आयन है, दोनों मेटल कोबाल्ट कोबाल्ट, इनके ऑक्सीजन स्टेट क्या है। अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट पता चल जाएगी तो आप आराम से निकाल सकते हो, तो निकालना सिखाता हूँ। NO3 हम सब जानते हैं इस पर चार्ज -1 चार्ज होता है, तो अगर हमारे पास 4 NO3 है तो ये मतलब इस पूरे पे कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा -4, तो इस पूरे पे चार्ज हो जाएगा बेटा क्या, +4। अब अगर ये पूरे पे +4 चार्ज है तो बेटा अभी ध्यान दो, देखो NH3 ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो +4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, +2 है ना बेटा। अब इस पे +4 चार्ज, इसका मतलब क्या है, दोनों में +2 होगा तभी +4 होगा, है ना। अब हमको पता करना है कि ये +2 है, बट हमने इस लिगेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन तो अभी तक लिया ही नहीं। अब बात समझना, इस NH2 का चार्ज क्या होता है -1, तो इसका -1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए काम करो, इस पर +½ लगा दो,
प्लस हाफ, और इस पर भी क्या लगा दो, प्लस हाफ लगा दो। NO2 का भी -1 चार्ज होता है तो इस पर भी प्लस हाफ चार्ज लगा दो, इस पर भी प्लस हाफ चार्ज लगा दो आप। तो आप देखिए इस कोबाल्ट का देखो पूरा स्टेट कितना हो गया बेटा, इस कोबाल्ट का स्टेट होगा +3, इस कोबाल्ट की भी स्टेट क्या होगा बेटा, +3। इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं वैसे कभी एग्जाम में, बट इनकेस आ जाए तब। और देखो ये जो लिगेंड है, ये जो दो मेटल आयन के बीच में कॉमन है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, म्यू से। किसी भी लिगेंड के आगे जब म्यू लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लिगेंड क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, वो ब्रिज पोजीशन पे होगा। ठीक, आप देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से नाम स्टार्ट करो, यहाँ पे नाम एंड कर दो। देखो कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन। फिर उसके बाद क्या गया, सीधा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिख दो। और सिंस ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसलिए लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट 3। फिर हम लिखेंगे पहले इसका नाम और फिर इसका नाम डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या है, हमारा जो ऑर्डर है। तो हम लिखेंगे म्यू अमाइडो, क्या लिखें बेटा, म्यू अमाइडो, क्योंकि अमाइड को हम अमाइडो लिखते हैं, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो। देखो इन दोनों के नाम भी कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो, वापस से लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, कितना बेटा, कोबाल्ट 3। और बाहर कितना बेटा, क्या उसका नाम है बेटा, नाइट्रेट। सिंपल है। और टेट्रा नाइट्रेट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पता चल जाता है कि कितने नाइट्रेट इस्तेमाल होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट है याद रखना, है ब्रिजिंग लिगेंड, इनको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम इस तरीके से लिखा जाता है, एक साथ चिपक चिपक के नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई होंगी, वो चीज़ें मैं रिकैप करना चाहता हूँ। दैट प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आप लोग भी लिखेंगे मेरे साथ ये कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। बहुत सिंपल है, प्राइमरी वैलेंसी मैं बता चुका हूँ, ये वो वैलेंसी जो क्या हो सकती है, आयनाइजेबल है, मतलब जो वैलेंसी आयनाइजेबल है। जैसे कि मैं आपके सामने ये लिख दूँ PtCl4Br2, सपोज मैंने ये लिख दिया, तो ये क्या है, ये इसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो बाहर की वैलेंसीज होती हैं प्राइमरी वैलेंसी, इसके ही बस आयंस बन सकते हैं, यही डिसोसिएट हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेबल वैलेंसी। वैसे एक हमारे पास क्या होती है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी, जो क्या होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये क्या होती है बेटा, ये होती है ये होती है हमारी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। क्या होता है बेटा, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। दो चीज़ें पता चल गई आपको। और चीज़ें आपको लिखनी है, क्या लिखनी है नोट्स में, आपको लिखना है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बस एक ही टाइप के लिगेंड अटैच हो। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दूं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का कि NiCO4, तो देखो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ध्यान से देखो तो एक ही टाइप के 4 लिगेंड है, तो इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके अंदर सपोज हमारे पास दो डिफरेंट तरीके के क्या कहते हैं लिगेंड्स हो, जैसे PtCl4 NH3 इस तरीके से। देखो दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है, उसको हम बोलते हैं बेटा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको ये दो छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमने पढ़ लिया है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर, मेनली क्वेश्चन IUPAC से ही आता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड आल्सो गिव अस आइडिया दैट व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर एन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा इंग्लिश हो गई, पहले आप लिख लेंगे हेडिंग हमारे VBT, इसका फुल फॉर्म आप सब जानते हैं क्या बेटा, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, अब आपको VBT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, उसके बाद इस कि सीधा मैं एप्लीकेशन पार्ट पे जाऊंगा। मैं एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स का हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, हम बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, हम किस तरीके से वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एप्लीकेशन हमको बताने हैं
यूजिंग VBT। ये एक थियरी है जिसने ट्राई किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री एंड उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक थे। फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी आई थी, वो भी हम पढ़ेंगे, बट पहले VBT पढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं, दैट हाउ वी कैन यूज दिस थियरी टू फाइंड द एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ एन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 जो पहला पॉइंट है, देखो पॉइंट है, थियरी है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ एजम्पशंस, कुछ पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स हमको देखने हैं। अब देखो ये चीज़ पहली क्या है, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मैंने बोला है, आप इसको एज इट इज लिखो पहले लाइन को, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है PtCl4 +2 2 नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिगेंड कितना है 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना बेटा 4 है। तो ये कहना चाहता है पहला पॉइंट कि जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये हमको 4 सेट ऑफ ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। और ऑर्बिटल क्या होता है, PtCl4 के केस में वो होता है sp3, मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, ताकि ये 4 के 4 लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इस 4 एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या कर सकें, डोनेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है ना बेटा। अगर 4 लोग रहने आ रहे हैं तो आप वो 4 लोगों की रहने की व्यवस्था करोगे, थोड़ा अरेंजमेंट करोगे। वैसे ही अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटिंग साइट हैं तो आप 4 ऑर्बिटल का भी अरेंजमेंट करोगे, है ना, बस यही कहना चाहता है वो। अब PtCl4 में ये sp3 कैसे आ गया, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये मैं आपको फाइंड करना बाद में सिखा दूंगा। बाद में क्या, अभी सीखेंगे हम लोग थोड़े टाइम में। अब सेकंड जो पॉइंट है वो आपको लिखना है एज इट इज दैट द दिस ऑर्बिटल विल बी जनरेटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं जिसके अंदर हमारे जो लोन पेयर है जो डोनेट करने वाला है हमारा लिगेंड का मॉलिक्यूल, ये कैसे जनरेट होता है बेटा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल। तो आपको स्टेटमेंट वापस से बोल रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, दैट दिस ऑर्बिटल्स will be generated by hybridization of atomic orbitals of the central metal atom। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम का एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल, तीनों के तीनों चारों के चारों ऑर्बिटल मिल गए टू गिव अस अ हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज sp3 ऑर्बिटल। सिंपल है। अब थर्ड आप पॉइंट आपको लिखना है, द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स आर अकोमोडेटेड इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैसे इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं बनता, बहुत सिंपल चीज़ है कि जो लिगेंड है हमारा, ये लिगेंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ये कहाँ अकोमोडेट होंगे बेटा, मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं या मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसमें अकोमोडेट होते हैं। तो थर्ड पॉइंट मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड आर अकोमोडेट इन दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, that the coordinate bond between the metal and ligand is formed by the overlapping of hybridized orbital with the orbitals of donor atom containing lone pair। मतलब देखो वापस से ही जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसको नीचे बस टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है, पहले आप स्टेटमेंट वापस से लिखिए। द कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between the metal and ligand is formed by the overlapping of hybridized orbitals with the orbitals of donor atoms containing lone pair। ठीक है, इतना लिख लिया, बात समझना। देखो हमारे पास सपोज ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, किसका, ये एक प्लेटिनम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लेता हूँ मैं। ठीक, इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास लिगेंड का भी कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा, उसके अंदर लोन पेयर होगा। तो क्या करता है ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, थ्रू व्हाट बेटा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और देखो ये बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ओवरलैप ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ व्हाट बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। बस ये स्टेटमेंट बोलता है हमारा फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला क्या बोलता है बेटा, दैट आपको स्टेटमेंट लिखना है, दैट बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या लिखना है आपको, बाय नोइंग द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको प्लेटिनम का sp3 पता चल गया है
कि इसका हाइब्रिड स्टेट sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। तो आपको क्या पता करना होता है, इसका हाइब्रिड स्टेट, ताकि आप पता कर पाओ PDCl4 का मतलब, ये एग्जांपल ले लिया मैंने कि इसका हमारी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आपको कुछ चीज़ें मैं लिखवाने जा रहा हूँ, आपको याद रखनी है कि वो चीज़ें क्या हैं। और देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें वो आपको याद रखनी है। सपोज अगर आपके पास स्टेरिक नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये टेबल आप मेरे साथ बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या बेटा, ज्योमेट्री। क्या लिखना है बेटा, ज्योमेट्री। ये बॉन्ड एंगल फॉन्ड एंगल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। बस इन जनरल रिवाइज करूँ, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है किसी कॉम्प्लेक्स का, तो उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp, और वो कैसा होता है बेटा, वो होता है लीनियर इन शेप। ठीक है, सपोज किसी की कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर स्टेरिक नंबर 3 आता है, तो उसकी जो हाइब्रिड स्टेट होती है वो होती है बेटा sp2, और इसका शेप या इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा कैसी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये टेबल अच्छे से बनाएंगे आप लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, सपोज किसी की जो हाइब्रिड स्टेट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, sp3, तो उसके लिए बेटा क्या आएगा हमारे पास, वेरी गुड, उसके लिए कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास एक और अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, DsP2। ये DsP2 कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। DsP2 बनता है एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के ओवरलैप से। और अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसकी ज्योमेट्री होती है बेटा कैसी बेटा, स्क्वायर प्लेनार। कैसे बेटा, स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, याद रखना। अगर हमारा हाइब्रिड स्टेट 5 है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो उसकी हाइब्रिड स्टेट होती है बेटा क्या, sp3d, और इसका हमारा जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे होती है बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सिंपल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और उसके बाद अगर सपोज ये 5 के लिए हमारे पास एक और अरेंजमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, DsP3। मतलब देखो आप बोलोगे ये और इसमें फ़र्क क्या है, मैं आपको बस समझाऊंगा। पर अगर sp3d नहीं है, अगर वो DsP3 है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है क्या बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। कैसी होती है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। वैसे तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, बट हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर सपोज हमारे पास हाइब्रिड स्टेट 6 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, sp3d2, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए sp3d2। और इसका हम सब जानते हैं क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल जिसको हम कहते हैं। या फिर 6 के लिए हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं D2sp3, और इसका भी क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है। दोनों में फ़र्क क्या है बताऊंगा जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन और ये इसकी ज्योमेट्री मेनली पूछी जाती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए और निकालना आना चाहिए। सिखाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। आप चलिए देखते हैं कि अब हमारे पास दूसरी चीज़ें क्या हैं। अब आपको समझना है कि आप सब जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब नाम से सब समझ सकते हो कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या होता है। देखो बेटा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है बेटा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही है। और हमको पता है अगर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए आता है किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+1, n+2, सॉरी नॉट +1, n+2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या, टू इफ आपको इस तरीके से लिखना है कि इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी calculated using this formula, that is mu is equal to square root of n into n+2, where n is total number of what बेटा, unpaired electron का बेटा, total number of unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप सब जानते हैं जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। सिंपल है। और जो ये हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, किस में निकालते हैं बेटा, यूनिट होती है इसकी BM, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे, दैट ये वैसे आप लोग पहले लिखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर अगेंस्ट हंट्स रूल। अभी क्या है पेयरिंग, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा।
बट पहले आप सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे दैट, आपको ये पहले बस स्टेटमेंट लिख लो इस तरीके से, इसे स्टार मार के, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर अगेंस्ट हंट्स रूल, ठीक है। और आपको लिखना है क्या, आपको ये चीज़ दो शॉर्ट फॉर्म लिखनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं। और अगर वीक फील्ड लिगेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये लिख रहे हैं, होता क्या, अभी सब एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन ना लो। इसमें लिखना है कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर्ड अप, ठीक है। चलो आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं क्या है। कुछ नहीं है, देखो बेटा क्या होता है कि एक लिगेंड होता है, ये लिगेंड क्या होता है बेटा, ये लिगेंड के पास होते हैं लोन पेयर, और ये लिगेंड डोनेट करते हैं ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड जो कि बहुत ही ईजिली, क्या बेटा, बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्ट्रांगली, मतलब एक तरीके से क्या है, ईजिली फास्ट एंड स्ट्रांगली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अगर डोनेट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी अगर वो हाई है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जिनकी मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, उनको हम कहते हैं बेटा क्या बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से फ़र्क क्या पड़ता है, ये हम अभी देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का जो ऑर्डर है कि कौन कौन से लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी कौन सा मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, क्या ऑर्डर क्या है, वीक में भी क्या कौन वीक होता है, किसका ऑर्डर क्या है, पहले हम ऑर्डर लिखेंगे और फिर देखेंगे दैट व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लिगेंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग अ वीक। मतलब फ़र्क क्या पड़ता है कि एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या हो जाता है, एक लिगेंड वीक है तो उससे क्या हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग मेरे साथ पहले ये चार्ट बनाएं। आपको लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे आप। और आप सबसे पहले लिखेंगे, अच्छा मुझे आप बताइए कि एक लिगेंड है जो कि कार्बन डोनर है, एक लिगेंड है जो कि कार्बन डोनर है, एक लिगेंड है जो कि नाइट्रोजन डोनर है, एक लिगेंड है जो कि ऑक्सीजन डोनर है, एक लिगेंड है जो कि हेलोजन डोनर है। मतलब जिस लिगेंड के अंदर जो डोनेटिंग साइड है, मतलब सपोज एक लिगेंड है जिसके अंदर जो डोनेट करने वाला एटम है वो क्या बेटा, कार्बन है। एक लिगेंड है जिसके अंदर जो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला वो नाइट्रोजन है। एक लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम ऑक्सीजन है, एक जिसके अंदर हेलोजन है। तो मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर में सबसे ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? वेरी गुड बेटा, कार्बन डोनेट करेगा। क्यों? बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है। और सिंस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए हमारे कार्बन डोनर आर द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं कार्बन डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद हेलोजन। क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये इन जनरल ऑर्डर है, ये क्या है बेटा, एक इन जनरल ऑर्डर है जो आपको लिखना है कि कार्बन डोनर लिगेंड इस तरीके से ज़्यादा, ये इस तरीके से लिखेंगे आप। और क्या लिखेंगे बेटा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, और लिखेंगे द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लिखवाता हूँ कि स्ट्रेंथ, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे आप कि स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको देखो मैं पूरे लिगेंड्स लिखवा रहा हूँ, आपको लिखना है इनका ऑर्डर, ठीक है। जिस ऑर्डर में लिखाऊंगा उस ऑर्डर में आपको लिखना है आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद OH नेगेटिव। देखो आगे कंटिन्यूएशन में ही लिखना है आपको, ऑक्जेलेट, ठीक है, इसको मैं OX2 नेगेटिव लिख सकता हूँ। उसके बाद CH3OX2 नेगेटिव, मतलब ऑक्जेलेट आयन हमारा। उसके बाद ये, उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद NCS नेगेटिव, NCS है, ठीक है, NCS है, NCS नेगेटिव। उसके बाद है NH3 इक्वल्स टू PY, और ये PY क्या होता है बेटा, इसका लिख देना PY इज पिरिडिन, ठीक है। पिरिडिन आप सब जानते हैं, बेंजीन में कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, पिरिडिन बन जाएगा।
उसके बाद क्या है बेटा, इथाइलिन डायमाइन, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डाइपिरिडिन, डी पाई मतलब क्या होता है बेटा, लिख देना डाइपिरिडिन। उसके बाद होता है NO, उसके बाद होता है CN, उसके बाद होता है बेटा क्या, CO। तो देखो बेटा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो जिनके अंदर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होते हैं बेटा हमारे, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से बेटा, आयोडीन से लेके ये पूरा अप टू H2O, ये क्या होते हैं हमारे बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। क्योंकि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम्स हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम्स हैं, यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास ऑक्सीजन डोनेटिंग एटम्स हैं। तो मेनली कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनेटिंग एटम्स क्या होते हैं हमारे जो लिगेंड्स हैं, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये जो ऑक्सीजन और हेलोजन डोनेटिंग एटम्स हैं होते हैं हमारे क्या बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, बट याद रखना कि इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ केस के अंदर जो वीक फील्ड लिगेंड है वो भी स्ट्रॉन्ग का काम कर सकते हैं, और कुछ केस के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक का भी काम कर सकते हैं। वो केस क्या है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट अभी आपको फिलहाल के लिए ऑर्डर एज इट इज़ याद भी करना है, और आपको बस ये मेनली याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, एग्जाम में ऑर्डर भी आ सकता है, तो मेक श्योर दैट यू विल बाय हार्ट दिस। ओके, और आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा दैट हाउ एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स इज बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आगे टेंशन ना लीजिए। विद इन 2-3 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड उसके लिए हम लोग बड़े बड़े लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ेंगे आपको, बट कर लीजिए क्योंकि उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट डूइंग सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।